बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो स्टार्ट करना है दैट इज़ इंथाल्पी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है और उसके हीट कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। पहली टर्म जो हमने यूज़ की थी दैट वाज इंटरनल एनर्जी। इसी तरह एंथैल्पी भी हीट कंटेंट या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिस्क्राइब करती है। इन दोनों में से जो मोर कन्वीनियंट है, जिसको यूज़ करना आसान है, वो यूज़ की जाती है। इंथैल्पी इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़। तो ज़्यादातर इंथैल्पी को यूज़ करते हैं इंटरनल एनर्जी की बजाय। दो तरह के केसेस को डिस्कस करेंगे। एक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाता है और दूसरा केस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट लिया जाता है। इंटरनल एनर्जी वाले केस में हमने जब वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था तो जो इक्वेशन हमारे पास आई थी इंटरनल एनर्जी के लिए वो डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, यानी हीट कंटेंट के इक्वल थी इंटरनल एनर्जी, और v जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए हमने क्या किया था कि जो पिस्टन था उसको फिक्स कर दिया था। जब पिस्टन फिक्स होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हीट सिस्टम को हम देंगे, हीट जब देते हैं इसके अंदर गैस फिल है, सिलेंडर के अंदर एक गैस मौजूद है। उस गैस को जब हीट दी जाती है तो वो उस हीट को एब्जॉर्ब करती है। गैस के मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, वो स्पीड के साथ मूव करेंगे, रैंडमली कोलाइड करेंगे विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और इसके नतीजे में उनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इस सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर इंक्रीज़ कर गया है, लेकिन क्योंकि पिस्टन को हमने फिक्स रखा हुआ है इसलिए वो मूव नहीं करेगा और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब जितना प्रेशर उसके अंदर डेवलप हुआ है, प्रेशर चेंज हो गया है। पहले प्रेशर कम था, अब जब हमने इसको हीट किया है तो प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम ज़रूर कांस्टेंट है, क्योंकि जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो जो वॉल्यूम पहले था बाद में भी अब वही वॉल्यूम है। और इंटरनल एनर्जी जो है उसके अंदर चेंज आया है और वो चेंज उसी हीट के बराबर होगा जितनी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं। ये इंटरनल एनर्जी का केस था और हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था और उसके लिए पिस्टन को फिक्स रखा था। अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखा जा सकता है? जब पिस्टन को मूवेबल रखें, पिस्टन मूवेबल होगा, पिस्टन मूव कर जाएगा। सेम इसी तरह हम हीट अप्लाई करेंगे सिस्टम को। जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो सिस्टम में असल में हम गैस को स्टडी कर रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड विद ईच अदर, और इस तरह से गैस का प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। अब जब गैस का प्रेशर इंक्रीज़ कर गया है, पिस्टन अगर मूवेबल है, जो कि हमने इस केस में मूवेबल रखा हुआ है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। पिस्टन जब मूव कर जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो गया है। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया है। इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेशर ज़रूर कांस्टेंट है, क्योंकि जब हीट हमने दी है तो इधर गैस का प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। जब प्रेशर इंक्रीज़ कर गया तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया तो प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो गया है। अब प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है। जितना प्रेशर पहले था, हीट अप्लाई करने से पहले जितना प्रेशर था, अब प्रेशर रिलीज़ होने के बाद दोबारा उतना ही हो गया। इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब हमने इसके अंदर एंथैल्पी के अंदर ये वाला केस स्टडी करना है। एंथैल्पी के अंदर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमारा जो पिस्टन है वो मूवेबल होना चाहिए। जब पिस्टन मूवेबल होगा तो प्रेशर जो है वो दोबारा से कम हो जाएगा, यानी अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया इस केस में।
और मैंने पहले भी इस बात का ज़िक्र किया है कि दोनों टर्म्स जो हैं वो हीट कंटेंट या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो एंथैल्पी वाली टर्म है इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़, इसको यूज़ करना आसान है, इसलिए ज़्यादातर हम एंथैल्पी को यूज़ करते हैं और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है ज़्यादातर केसेस में। वॉल्यूम जो है उसको कांस्टेंट रखना हमारे लिए और इन इंटरनल एनर्जी को टर्म को यूज़ करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट वाली जो टर्म है उसको कम यूज़ करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट वाली टर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अब हम ये वाला केस स्टडी करेंगे। इस केस में जब पिस्टन मूव करके इस पोजीशन पे आ जाता है और वॉल्यूम V2 हो जाता है तो पिस्टन जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे। यहाँ पर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और इस केस में वर्क नेगेटिव होगा। इस पहले पैराग्राफ के अंदर इस चीज़ को इस एक्सपेरिमेंट को, इस फर्स्ट सिस्टम को, इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हम एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। ये वाली लाइन जो है इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कॉल्ड एंथैल्पी या हीट कंटेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H, इसका सिंबल H है। और एंथैल्पी जो है वो सम है इंटरनल एनर्जी E का और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इसको कह रहे हैं। और सम है इसका इंटरनल एनर्जी के साथ लिया हुआ, इसलिए ये है एंथैल्पी। एंथैल्पी H इज़ इक्वल टू E इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं एंथैल्पी जो कि हीट कंटेंट है वो सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है यानी टोटल एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज और वर्क, इन चीज़ों को दोनों को एक्सप्लेन करती है, वर्क और इंटरनल एनर्जी को। इसके अलावा एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ होती हैं और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है, इसकी भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज़ जूल, इसको जूल्स में मेजर किया जाता है। और जिस तरह इंटरनल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ई, हम वो मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू H मेजर नहीं की जा सकती, बल्कि जिस तरह चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करना इजी होता है, इसी तरह हम चेंज इन एंथैल्पी को मेजर करते हैं। चेंज को मेजर किया जा सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता। और इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन थी और एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। अगर हम चेंज की बात करते हैं तो फिर हमारे पास जो पहले वाली इक्वेशन थी उसके साथ हम डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है और अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। पहले हमारे पास इक्वेशन है एंथैल्पी की, एंथैल्पी H इज़ इक्वल टू E प्लस PV। अगर हम इसके साथ डेल्टा लगा दें यानी चेंज इन एंथैल्पी की बात करें तो डेल्टा H हो जाएगा इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, क्योंकि डेल्टा ने अब इन दोनों के साथ आना है तो इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस एक दफ़ा डेल्टा P के साथ लगाएंगे और एक दफ़ा डेल्टा V के साथ लगाएंगे। तो पहले हम डेल्टा P के साथ लगा लेते हैं, V डेल्टा P प्लस दूसरी बार हम डेल्टा V के साथ लगा लेंगे, P डेल्टा V। ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास। इसके बाद जो कंडीशन हमने सपोज की हुई है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, पिस्टन मूवेबल है जिसकी वजह से हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि चेंज इन प्रेशर नहीं हो रहा, PV जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा जो P है उसको हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, यहाँ पर डेल्टा P है तो ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। जब हम V डेल्टा P में डेल्टा P की जगह पर ज़ीरो पुट करते हैं, V के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करके ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अब हमारे पास बच जाता है डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा
वी, ये हमारे पास फाइनल एक इक्वेशन आ जाती है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, या जो इक्वेशंस पहले आ रही हैं उसको फॉलो करते हुए जो नंबर आपने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख लें। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाती है। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये किसके केस में होगा? ये गैस के केस में होगा। अगर हम बात करें सॉलिड्स की बात करें या लिक्विड्स की बात करें, सॉलिड्स और लिक्विड्स को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, या अगर चेंज होता भी है तो उसका चेंज निग्लिजिबल होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो सिर्फ गैसेस के केस में ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अगर हम सॉलिड्स के केस में या लिक्विड्स के केस में बात करेंगे तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। तो फिर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगी। सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में अगर डेल्टा वी 0 के इक्वल है तो ये वाली जो टर्म है ये 0 के इक्वल हो जाएगी, और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई। सिर्फ इंटरनल एनर्जी का चेंज इन एंथैल्पी वुड बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लिक्विड्स के केस में और सॉलिड्स के केस में तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ जाती है, डेल्टा एच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई। हम बात करेंगे गैसेस की। गैसेस के केस में हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे पास आई है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे वैल्यूज़ पुट करके। इसके अंदर हम डेल्टा ई की वैल्यू पुट करेंगे, और डेल्टा ई की वैल्यू हम किधर से निकालेंगे? डेल्टा ई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Q प्लस W के इक्वल होती है, यानी हीट कंटेंट और वर्क के इक्वल होती है। और वर्क जो है वो नेगेटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि पिस्टन मूवेबल है। जब पिस्टन मूवेबल है तो हीट अप्लाई करने से पिस्टन मूव कर जाता है और सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है। व्हेन वर्क इज़ बाय द सिस्टम तो वर्क नेगेटिव होता है, और यहाँ पर हम वर्क की वैल्यू हमारे पास होगी पी डेल्टा वी वर्क की वैल्यू होती है, और वर्क नेगेटिव होगा तो इसके स्टार्ट में माइनस आ जाएगा। वर्क की ये वाली वैल्यू इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में पुट करेंगे। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू माइनस पी डेल्टा वी के। इस तरह हमने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली है। इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होती है, और W जो है वो वर्क है, और वर्क की वैल्यू होती है P डेल्टा V, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। और इस केस में वर्क नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये हमने वैल्यू निकाली है इंटरनल एनर्जी की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको कह लेते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है इंटरनल एनर्जी को वो हमने इधर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। So put value of delta E into equation number 1. Equation number 1 लिखते हैं पहले। डेल्टा H is equal to डेल्टा E इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ Q माइनस पी डेल्टा V। इधर पुट कर लेते हैं Q माइनस पी डेल्टा V, और उसके बाद आ जाता है डेल्टा E की वैल्यू पुट करने के बाद प्लस पी डेल्टा V। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस पी डेल्टा वी। अब इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसमें ये वाली जो वैल्यू है वो डेल्टा ई की हमने पुट कर ली है। अब प्लस पी डेल्टा वी और माइनस पी डेल्टा वी एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू, सिर्फ क्यू के इक्वल आ गया है। और इस केस में क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो साथ में पी आ जाएगा, क्यू पी। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी, ये हमारे पास फाइनल मेन इक्वेशन आ जाती है। इसके अकॉर्डिंग एंथैल्पी इज़ इक्वल टू हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी जो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं उसी हीट के इक्वल एंथैल्पी हो जाएगी सिस्टम की। इससे पहले हमने टर्म पढ़ी थी इंटरनल एनर्जी,
हीट कंटेंट को डिस्क्राइब कर रही थी वो भी। और अब हमने पढ़ी है इंथैल्पी, ये भी हीट कंटेंट को डिस्क्राइब कर रही है। इंटरनल एनर्जी हीट कंटेंट के इक्वल होती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है, और एंथैल्पी हीट कंटेंट के इक्वल होती है जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। और मोर कन्वीनियंटली हम एंथैल्पी को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये टर्म यूज़ की जाती है और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। सिंपल एंथैल्पी के बारे में हमने स्टडी किया है और इक्वेशन भी डिराइव की है। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन की। जब एक रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उस टाइम वहाँ पर एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है, और मोस्ट स्पेसिफिकली हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को हम डेल्टा एच नॉट से डिनोट करते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सपोज रिएक्टेंट ए और बी दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं। रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, रिलीज होना। तो एक्सोथर्मिक, थर्मिक हीट से निकला है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो हीट रिलीज करते हैं। रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन के नतीजे में हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड विद इन द रिएक्शन as a result of a chemical reaction, those reactions are called endothermic reactions। जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी या हीट के अकॉर्डिंग। इसको हम इस ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है और राइट साइड वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्योंकि हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स बने थे उनकी एनर्जी अब कम हो गई है। इसका मतलब है जो रिएक्टेंट्स थे वो हाई एनर्जी पे थे, जब रिएक्शन हो गया तो उन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज़ की। जब एनर्जी रिलीज़ की तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी अब कम है। तो इस ग्राफ से भी हम ये देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो हाई एनर्जी पे हैं और बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी लो है, इसलिए इसको नीचे लिखा गया है। और इनकी एनर्जी लो कब हो जाती है? जब रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इनको इसीलिए कहते हैं कि वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अब एंथैल्पी चेंज हम अगर निकालना चाहें डेल्टा एच तो कैसे निकालेंगे? H2 में से H1 को माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है, एंथैल्पी है, उसमें से हम रिएक्टेंट्स की एनर्जी या एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एच हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा केस आ जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जब हो गया तो प्रोडक्ट्स ने हीट एब्जॉर्ब की है। जब प्रोडक्ट्स हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अब उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। पहले इसका मतलब है रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, जब रिएक्शन हो चुका तो प्रोडक्ट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो हाई एनर्जी पे चले गए। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पे हैं और प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पे हैं। और इनका जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच वो भी हम H2 माइनस H1 से निकाल सकते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस इनमें क्या आ जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए ये नेगेटिव एंथैल्पी है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए ये पॉजिटिव एंथैल्पी है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन की। तो बाकी सब कुछ उसी तरह से ही है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। जो हमारा इक्वेशन होगी उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा कि कंडीशंस हमने स्टैंडर्ड यूज़ करनी है। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ
प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन में इसको चेंज करें तो 298 केल्विन होता है। और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। इन कंडीशंस के अंडर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो एंथैल्पी चेंज आता है, चेंज इन एंथैल्पी, उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं और उसको डेल्टा एच नॉट से डिनोट किया जाता है। तो ये रेड वाली जितनी ये सारी लाइंस जो हैं ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन की डेफिनेशन है। It is the enthalpy change which occurs when certain amount या certain number of moles of reactants as indicated by balanced chemical equation react together completely to give products under standard conditions, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस केस में कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्टेंट जो है या प्रोडक्ट, उसकी जो मोस्टली वो जिस स्टेट में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन है वो मोस्टली गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो गैस हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो गैस जो है वो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है। वाटर लिक्विड की फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड वाटर की स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, ये इसकी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन वाले टॉपिक के अंदर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में देखा है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में एंथैल्पी चेंज किस तरह से है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में एंथैल्पी चेंज किस तरह से है। एक्सो के केस में नेगेटिव एंथैल्पी चेंज है और एंडोथर्मिक के केस में एंथैल्पी चेंज को हम पॉजिटिव लिखते हैं। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखी है। बाकी सारा कुछ सेम है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के साथ, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ की जाती है, और दूसरा जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। और यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है इसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगी, और इसके केस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है। 285.8 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। दैट इज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और यूनिट जो है वो इसका एंथैल्पी का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की हमने मेन डेफिनेशन देखी है। अब हम डिफरेंट एंथैल्पीज़ देखेंगे, रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस की एंथैल्पीज़ जो हैं, जस्ट नेम चेंज होगा, थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो जाता है इसलिए उनका नेम चेंज हो जाता है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वो इन सब की सेम है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसकी डेफिनेशन भी वही है जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की है। लेकिन फॉर्मेशन के केस में जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, उस फॉर्मेशन के नतीजे में जो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करनी है। इस केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर। और जो सेकंड इसकी मेन कंडीशन थी वो ये थी कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स में होने चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर अब कंपाउंड भी 1 मोल होना चाहिए। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन जो इसका नेम है वो इस वजह से है कि कंपाउंड जो है वो बन रहा है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स ये रिएक्टेंट से रिएक्ट करके बना रहे हैं, और इसको डेल्टा एच नॉट एफ से डिनोट करेंगे। एफ फॉर्मेशन से आया है, और जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर फिजिकल उनकी जो स्टेट्स हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर हमने परफॉर्म करना है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन आ जाती है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनता है? जब मैग्नीशियम, अब देखें इसकी जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है वो एस सॉलिड को डिनोट कर रहा है। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होगी और ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में होगी। ये इनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है और ये हाफ जो है ये शो कर रहा है कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर रिएक्टेंट्स वाली साइड पे देखें मैग्नीशियम 1 और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन देखें तो इस प्रोडक्ट्स वाली साइड पे ऑक्सीजन 1 है और रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन के साथ 2 है। तो हमने इसको बैलेंस करना है, इसको हाफ कर देंगे तो इसका मतलब है ये हाफ O2 का मतलब है ऑक्सीजन का हाफ यानी एक ऑक्सीजन का एटम। तो इधर भी अगर हाफ इसके साथ लगा देंगे तो ऑक्सीजन का एक एटम और इधर भी ऑक्सीजन का एक एटम। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मैग्नीशियम अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट यानी गैस की फॉर्म में थी। दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में सॉलिड है। और इस रिएक्शन के नतीजे में अब फॉर्मेशन किसकी हो रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस फॉर्मेशन के नतीजे में हीट रिलीज़ हो रही है, माइनस साइन शो कर रहा है कि हीट रिलीज़ हो रही है और इसके नतीजे में 692 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है। दैट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी तरह हम दूसरी एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो गैस की फॉर्म में है। और इस रिएक्शन के नतीजे में फॉर्मेशन किसकी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड और माइनस 393.7 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। माइनस साइन ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है 393.7 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो इस केस में रिलीज़ हुई है। दैट इज़ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एंथैल्पी हमारे पास आ जाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन यानी एटम्स में चेंज करते हैं। इसको हम डेल्टा H0 AT एटमाइजेशन के लिए आया है, इससे डिनोट करते हैं। इसको हम पहले एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, एलिमेंटल हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और जब हम इसको एनर्जी देते हैं ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो हाइड्रोजन एटम्स में 2 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाते हैं। एटम्स में चेंज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है और हमेशा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस केस में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के केस में एनर्जी इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के केस में हमेशा हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं। बॉन्ड ब्रेक करके हम उसको एटम्स में चेंज कर रहे होते हैं। एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो एग्जांपल हमें दी हुई है इस केस में भी 218 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को भी बैलेंस किया हुआ है क्योंकि एटम्स में अगर हम इस इक्वेशन को 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इधर हाइड्रोजन इसको ब्रेक करके 2H में चेंज कर रहे हैं तो ये इक्वेशन हमारी ठीक होगी क्योंकि दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन्स हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन लिखें और दूसरी तरफ फिर हम बैलेंस करने के लिए इसके साथ हाफ लिखना पड़ेगा। हाफ हाइड्रोजन का मतलब है कि इधर भी एक हाइड्रोजन है। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे। तो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, कब एब्जॉर्ब हो रही है? जब हम एटम्स में चेंज कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट को। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर सिर्फ हीट एब्जॉर्ब लिखनी है, इवॉल्व नहीं। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स बन रहे हैं। गैशियस एटम्स यानी सेपरेट आइसोलेटेड गैशियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये हाइड्रोजन एलिमेंट था, इससे हमने हाइड्रोजन के गैशियस एटम्स बना लिए हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा H0 AT। स्टार्ट में डेल्टा भी लाजमी लगाना है, डेल्टा H0 AT। और हाइड्रोजन की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के केस में, दैट इज़ 218 किलो जूल पर मोल। और एंथैल्पीज़ ऑफ एटमाइजेशन डिटरमिन करने के लिए किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एंथैल्पी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है, पीएच न्यूट्रल हो जाती है और हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में वाटर और साल्ट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि वाटर की पीएच 7 होती है इसलिए रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व होती है, इस केस में हमेशा हीट इवॉल्व यानी रिलीज़ होगी, तो उस हीट को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब कहेंगे? जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने यूज़ करनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करना है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस फ्रॉम अ बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर असल में एसिड से H पॉजिटिव आ रहा होता है और जो बेस होती है उससे हाइड्रोक्साइड आयंस आ रहे होते हैं, वो दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं और पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाती है और इसके नतीजे में जो हीट इवॉल्व होती है उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर होगा और स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स होंगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। एग्जाम्पल में हम HCl एसिड ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। जब इनका रिएक्शन करवाते हैं तो पहले इनके सॉल्यूशंस बनाने हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर के अंदर जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वाटर के अंदर एसिड जो है वो आयंस में चेंज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली आयोनाइजेज, तो कम्प्लीटली आयंस में चेंज हो गया है। HCl आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में चेंज हो गया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में चेंज हो गई हैं और ये वाटर के अंदर हुआ है। ये सॉल्यूशंस हैं, HCl का सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है। जब इनको मिक्स करते हैं तो होता क्या है कि इधर से H पॉजिटिव और इधर से OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। ओवरऑल जब हमने रिएक्शन लिखना है तो हमने इन सारे आयंस को लिखना है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH दूसरा नेगेटिव आयन कौन सा है, एक H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये सारे जो आयंस हैं इनमें से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट करके वाटर बना देंगे और बाकी जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन के अंदर इसी फॉर्म में मौजूद रहेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि सॉल्यूशन की फॉर्म में है। और इस केस में -57.4 किलोजॉल पर मोल ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। माइनस साइन यानी हीट रिलीज़ हुई है, तो 57.4 किलोजॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन दिस केस। और मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जब भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो तकरीबन सब के केसेस में जो एनर्जी है वो 57.4 किलोजॉल पर मोल ही रिलीज़ होती है। इस केस में भी 57.4 किलोजॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है। असल में वाटर बन रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, वाटर की फॉर्मेशन के दौरान जो हीट इवॉल्व हो रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वही असल में इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। इसको हम इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं सारे आयंस को लेकर। ये सिंपली हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इज़ गोइंग टू वाटर। तो इस तरह से भी इस इक्वेशन को सिंपल लिख सकते हैं। ये इक्वेशंस शो की हुई हैं, दोनों तरह से हम इक्वेशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। -57.4 किलोजॉल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है इस केस में, दैट इज़ स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट एंथैल्पी हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जलने के प्रोसेस, बर्निंग के प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं। कंबस्शन के नतीजे में जो हीट इवॉल्व होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर उसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। Standard enthalpy of combustion of a substance is amount of heat evolved when 1 mole of a substance is completely, 1 mole का जिक्र भी लाजमी करना है, 1 mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen under standard conditions. It is denoted by delta H C naught. Enthalpy of neutralization को delta H नॉट एन से हमने डिनोट किया था और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को हमने डेल्टा H नॉट C से डिनोट करना है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस और
स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट्स यूज़ करनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम लेंगे कंबस्टन ऑफ एथानॉल की है। एथानॉल C2H5OH होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ये बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कंबस्टन के नतीजे में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज़ जब बर्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। तो एथानॉल की कंबस्टन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस हुई है, और इस केस में 1368 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी या हीट रिलीज हुई है। ये इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब बना रहे होते हैं तो उस केस में भी जो एनर्जी इब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, इस केस में भी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में जो एनर्जी इब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन बनाने के दौरान द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or evolved when 1 mole of a substance is dissolved in so much solvent। सब्सटेंस को, ये सोल्यूट को हमने डिज़ोल्व करना है सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट इतना होना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट लेना चाहिए। सो मच सॉल्वेंट दैट फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन नो डिटेक्टेबल हीट चेंज। जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डाइल्यूट लेंगे, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा लेंगे, तो उसमें एक दफ़ा जब सोल्यूट आपने डिज़ोल्व कर दिया है, हीट चेंज आया है, उसके बाद हीट चेंज नहीं आएगा। सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दैट हीट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसको ΔH0 SOL से डिनोट करते हैं। यहाँ पर दो सॉल्यूशंस की हमें हीट ऑफ सॉल्यूशन बताई गई है। +16.2 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को जब हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो जिस बीकर के अंदर या जिस भी कंटेनर के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसकी हीट कम हो जाएगी, सराउंडिंग जो है उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट काज हो जाएगा। और दूसरी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट के नतीजे में 25 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस केस में एनर्जी रिलीज़ हुई है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो भी बीकर है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। इस तरह हमने सारी जो एंथैल्पीज़ की डिफरेंट कंडीशंस थी, टाइप्स थी, उनको डिस्कस कर लिया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।